नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। मेरा ये वीडियो लॉकडाउन में शिक्षण संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु पहला वीडियो है। यह वीडियो मेरा उन छात्र छात्राओं के लिए है जो यूजी और पीजी में के सिलेबस जिनके सिलेबस में सेमेस्टर सिस्टम में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और जिनके सिलेबस में पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अथवा कार्मिक प्रबंध नाम का सिलेबस शामिल है। और मैंने इस वीडियो में उन छात्राओं के लिए किया है जो इस सिलेबस के लगभग 3rd यूनिट तक अभी तक लॉकडाउन से पहले अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे। इसलिए मैं अपना स्टार्ट जो है वो 3rd यूनिट से कर रही हूँ, जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट के 3rd यूनिट में आपके एक चैप्टर होगा जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जैसा कि मेरा मानना है कि लॉकडाउन तक हम 2 महीने पढ़ाई कर चुके थे, जिसमें हमने पहली और दूसरी यूनिट कंप्लीट कर ली है। आफ्टर 3rd यूनिट एंड 4th यूनिट, या आप कह लें कि सिलेबस कंप्लीशन के बाद हम आप लोगों के लिए 1st और 2nd यूनिट का भी वीडियो अपलोड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो के लिए मेरा मनोबल बना रहे। हाँ तो बच्चों, अब हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसके पहले बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स एंड हाउ वी कैन प्लान फॉर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग प्लानिंग के अनुसार सिलेक्शन रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन हम अपॉइंट करते हैं उन लोगों को अब पर्टिकुलर जगह पे, जिनको हम सेलेक्ट करके लेके आते हैं उनको अपॉइंटमेंट देते हैं और फिर वो वर्क चालू कर देते हैं। उसके बाद का हमारा जो आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसकी बारी आती है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि उन्होंने जो काम किया हुआ है उसका हम मूल्यांकन करते हैं, और इसी मूल्यांकन को ही हम लोग निष्पादन मूल्यांकन या कह लीजिए आप कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। अप्रेजल इस हिसाब से अगर हम बात करें तो कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे ऑफ जजिंग द रिलेटिव वर्थ और एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉई इन परफॉर्मिंग हिज टास्क। इट इज़ बेसिकली डिजाइन्ड टू आइडेंटिफाई दोज एम्प्लॉयज़ who are able to complete the assigned task well and those who are not, and reason for such performance. इस हिसाब से इसको हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव है, जिसके ऑब्जेक्टिव वे ऑफ जजिंग द रिलेटिव वर्थ, मतलब कि लोग कैसे काम करते हैं, उनकी क्या एबिलिटी है, उनके काम करने का क्या तरीका है, वो काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अब हु आर एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब कि जो लोग एबल हैं उनको अलग करना, और जो नॉट एबल हैं यानी कि जो काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उनको अलग करना। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके बारे में ये जानना कि उन्होंने क्यों अच्छा काम किया और कैसे अच्छा काम किया, और जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया यानी कि जो अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हुए हैं उन्होंने क्यों नहीं किया या उसके पीछे क्या कारण है, ये जानना ही हमें निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट्स कहने का अर्थ यहाँ पर है कि मुख्य बातें जो हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में क्या कही जाती हैं, जिसमें पहली बात आपको दिखाई गई है परफॉर्मेंस अप्रेजल है रिव्यू ऑफ द जॉब रेलिवेंट स्ट्रेंथ, जॉब से रिलेटेड उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मेन आप देखिए यहाँ पे है रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मतलब संबंधित मजबूती क्या है वर्क परफॉर्मेंस की और उसकी कमियां क्या हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो लोग बुरा काम कर रहे हैं या जो काम अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वीकनेसेस क्या हैं एक इंडिविजुअल की एज वेल एज अ टीम। दूसरी बात कही गई है इट इज़ एन एक्सरसाइज इन ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट। इसमें ये देखा जाता है कि एक एक्सरसाइज है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर जजमेंट करते हैं। तीसरी बात है इट इज़ अ सिस्टमैटिक, एक
तरीका है, एक सिस्टमेटिक वे है, पीरियोडिक है, मतलब टाइम पीरियड है इसमें। ये 1 महीना हो सकता है, साल भर हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, तो मतलब पीरियोडिक है, समय के अनुसार है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब हुआ बिना किसी भेदभाव के। रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को रेट करता है इस आधार पे कि कौन बेटर वर्क है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है। 4th पॉइंट कहा गया है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग हाउ वेल एम्प्लॉयज़ परफॉर्म। ये वो प्रोसेस है जो ये मूल्यांकित करता है या इस बात की गणना करता है कि कोई एम्प्लॉय किस तरह से जॉब को अच्छी तरह से पूरा कर रहा है, और फिर उन्हें जो स्टैंडर्ड दिया गया था उसके साथ कंपेयर करना। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये परफॉर्मेंस अप्रेजल वर्क करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आखिर क्यों किया जाए, वाई दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल, या ये किसी के निष्पादन को, किसी के कार्य को क्यों मूल्यांकित किया जाए। इसलिए हमने आपके लिए अगला टॉपिक जो दिया है, वाई परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ नेसेसरी, क्यों यूज़फुल है, क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है, क्यों एडवांटेजियस है, क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन इस अप्रेजल को करता है। तो इसके उत्तर में बच्चों हम कहना चाहेंगे कि पहला जो है, यूज़फुल इन मेकिंग डिसीजन, विच टाइप ऑफ डिसीजन, मतलब पर्सनल रिलेटेड, मीन्स कार्मिक रिलेटेड डिसीजंस। कार्मिक रिलेटेड डिसीजंस में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है, मतलब किसी व्यक्ति को कितने लोगों की हमें आवश्यकता है, कितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं जिनको हमें और प्रमोट करने की और अच्छे पद पे जाने की ज़रूरत है, कौन लोग काम नहीं कर पा रहे हैं जिनको हटा करके नए सिलेक्शन की ज़रूरत है या नए रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। इस तरह के निर्णय लेने के लिए हमको जो है ज़रूरत पड़ती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। दूसरी बात बच्चों, यूज़फुल टू प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये हमने आपको अभी बता दिया है। और यहाँ पे हमारा जो छूटा है वो है कंपनसेशन रिलेटेड। कंपनसेशन रिलेटेड मतलब ये हो गया कि हम किसी को अगर काम ले रहे हैं तो उसको जो है पेमेंट किस हिसाब से करें, उसके बदले में उसको कंपनसेट किस हिसाब से करें। उसको करने के लिए बच्चों हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि किसी व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया, कितने अच्छे से काम किया, किस स्टैंडर्ड का काम किया। जो जिस स्टैंडर्ड से काम करता है उस स्टैंडर्ड से अगर उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा तो वो काम करने में इच्छुक नहीं होगा। इसीलिए हम इवेल्युएट करते हैं उसके परफॉर्मेंस को, फिर उसके अनुसार कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है ज़्यादा काम करने वाले को भी उसी रेट से पेमेंट दें और कम करने वालों को भी उसी रेट से पेमेंट दें। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो ज़्यादा काम कर रहा है वो डिमोरलाइज होगा और काम नहीं करने के प्रति प्रेरित होगा, और जो बुरा काम कर रहा है वो और भी बुरा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमारे बुरे काम का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए बच्चों ये ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको अप्रेज करें। तीसरी बात कही गई है, वैलिड परफॉर्मेंस डेटा आर अवेलेबल, मतलब परफॉर्मेंस डेटा अवेलेबल होता है जिससे हम जो है ऑब्जेक्टिव्स या स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं का मतलब ये है कि कहीं जब हम ये देखते हैं कि एवरेज, मतलब जो कम काम कर रहा है या जो ज़्यादा काम कर रहा है उनके बीच का एवरेज जो है उससे कहीं बहुत ज़्यादा हम स्टैंडर्ड ना सेट कर दें। मीन्स अगर एक व्यक्ति दिन भर में 500 यूनिट तैयार कर सकता है, अगला व्यक्ति 300 यूनिट तैयार कर सकता है, तो हम मैक्सिमम 500 यूनिट का ही स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। अगर हम जो है मान लीजिए 200 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो जो 300 का काम कर रहा है, 300 यूनिट बना रहा है, वो 200 यूनिट बनाने के लिए प्रेरित होगा, और जो 500 यूनिट बना रहा है वो भी 300 यूनिट बनाने के लिए प्रेरित होगा। इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट कैन मेंटेन कंसिस्टेंट प्रमोशन, और इस तरह से जैसे जैसे हमें डेटा अवेलेबल होता है मैनेजमेंट जो है प्रमोशन देता है और कंपनसेशन पॉलिसीज़ बनाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है, यूज़फुल टू सजेस्ट वे टू प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, मतलब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है। क्योंकि हमने अभी शुरुआत में देखा कि इसका सिस्टम ही ये है कि वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को बताता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये यूज़फुल वेज हैं टू सजेस्ट वेज टू इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। ये हमें जो है एक तरीका बताता है कि हम एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जैसे
उसके बाद में हम जो बताएंगे आपको वो यह है कि वाई शुड बी अप्रेस्ड, व्हाट शुड बी अप्रेस्ड, सॉरी व्हाट शुड बी अप्रेस्ड, वाई तो हमने पढ़ लिया, अब है कि क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का अप्रेजल होना चाहिए। उसमें ये है कि किसी को भी हम उसकी पर्सनल ग्राउंड पे नहीं अप्रेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वर्किंग ग्राउंड को अप्रेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को अप्रेजल देना चाहिए जिन चीज़ों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा गया है कि क्वालिटी, वो वर्क की क्वालिटी क्या है, तो हम ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें या ऐसे अप्रेजल सिस्टम सेट करें जो उसके वर्क की क्वालिटी को अप्रेज करें। दूसरा है आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था यूनिट्स का, 500 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। टाइमलीनेस, टाइम का, कि कोई व्यक्ति कितना टाइम लेता है वर्क परफॉर्म करने में या वर्क कंप्लीट करने में। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कितने अच्छे से, कितनी मिनिमम कॉस्ट में जो है काम को कंप्लीट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है नीड फॉर सुपरविज़न, उसे कितने सुपरविज़न की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एक सुपरवाइज़र के साथ काम कर सकता है पर हमने उसके साथ में 5 सुपरवाइज़र लगा रखे हैं, उससे नुकसान क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को उस 5 सुपरवाइज़र का पेमेंट करना पड़ता है जबकि वो एक सुपरवाइज़र से काम कर सकता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि कई लोग जब एक व्यक्ति को सुपरवाइज करते हैं तो वो अपना परफॉर्मेंस भी बेटर नहीं कर सकता, इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के तहत हम ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति को कितना जो है सुपरविज़न की आवश्यकता है। इंटरपर्सनल इम्पैक्ट, इस पर भी हम इसलिए जो है ध्यान देंगे क्योंकि उसका इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट कैसे है, मतलब अपना लोगों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने सुपरवाइज़र के साथ में, अपने सुपीरियर के साथ में, सबऑर्डिनेट के साथ में उसका जो है पर्सनल रिलेशन कैसा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पर्सनल रिलेशंस को हम ध्यान में रखते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसके साथ में काम करने वाले लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं तो वो भी प्रमोट होता है कि हमें भी अच्छा काम करना है। अगर वो उसके साथ वाले काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो भी जो है थोड़ा सा आलसी महसूस करने लगता है, इसलिए हमें जो अप्रेजल देना है उन पर इन बातों का भी ध्यान रखना है। अगली बात जो हम अप्रेजल के लिए रखते हैं वो इस बात का रखते हैं कि उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है या नहीं है, मतलब हम अप्रेजल सिस्टम इस हिसाब से बनाएं कि हम देखें कि उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं है, या कितने दिन पे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कितने दिन बाद उसका काम जो है इस लायक हो जाता है कि अब हमें उसको जो है फिर से ट्रेंड करने की ज़रूरत है, उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, या उसको और अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है। स्टार्ट। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमें क्यों है या हमें क्यों करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें किन किन बातों पर अप्रेजल करना चाहिए। अब हम आपको नेक्स्ट उस टॉपिक पे ले चलेंगे जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या सही तरीका है, किस तरह से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक यहाँ पर आपको एक चैप्टर बना करके बताया हुआ है, प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें जैसा कि सबसे पहले हमने आपको वहाँ पे बताया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मतलब किस तरह से जो है हम इसको कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए। तो इसीलिए पहला स्टेप जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब किस चीज़ से हमको कंपेयर करना है। दूसरा पॉइंट है इन स्टैंडर्ड्स को, ये आवश्यक है कि इन स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट किया जाए एम्प्लॉयज़ को। देन सेकेंड स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड टू द एम्प्लॉयज़। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है जब हम कम्युनिकेट कर देते हैं, व्यक्ति को पता होता है कि उसको किस स्टैंडर्ड के साथ में काम करना है और उसके बाद वो काम करता है और फिर उसके बाद हम उसको जो है मेजर द परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, मापते हैं। और उसके बाद में फोर्थ स्टेप है कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स। कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स, अब आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करने के बाद में हमें एक रिज़ल्ट मिल जाता है। वो रिज़ल्ट क्या है? डेविएशंस जिसको कहते हैं। तो इन डेविएशंस को हमें जो है एम्प्लॉयज़ के साथ में डिस्कस करना होता है कि वाई दिस डेविएशंस, क्यों ये कमियां आई हैं, क्यों ये फ्लक्चुएशन हुए हैं, स्टैंडर्ड के साथ मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर इसका किया गया डिस्कस विद एम्प्लॉयज़।
एंड लास्ट स्टेप है इनिशिएट करेक्टिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस में हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है उसको वापस हमको पाना है। तो जो कमियां रह गई हैं, जो डेविएशंस रह गए हैं, उन डेविएशंस को करेक्ट करते हैं और फिर इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस, एक नए एक्शंस के साथ में हम फिर से नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर उसी हिसाब से हम इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कंप्लीट होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो बहुत ध्यान देने योग्य बात है बेटा, उसमें ये है कि इन स्टैंडर्ड्स को सेट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये रेलिवेंट हो, जॉब से रेलिवेंट हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी साबित हो, आवश्यक साबित हो। ऐसी किसी भी चीज़ को हम स्टैंडर्ड ना रखें जो पॉसिबल ना हो। रिलायबिलिटी हो, मतलब उनकी होने की संभावना हो, तो रिलायबल हो। सेंसिटिविटी हर तरह से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है हमको जिससे कि रेलिवेंसी हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलायबिलिटी हो, सेंसिटिविटी हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो, मतलब कुल मिलाकर के, और प्रैक्टिबिलिटी। इन सब में एक बात कॉमन है। वो कॉमन क्या बात है कि स्टैंडर्ड को हमेशा ये ध्यान में रख के रखना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय किस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड ना रख दें कि जो सेंसिटिविटी को ख़त्म करे, मतलब हम इतनी उम्मीद कर दें कि कोई 24 घंटे काम करेगा तभी इसको कंप्लीट कर पाएगा। या एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रख दें कि एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट ही ना करें, प्रैक्टिकली संभव ही ना हो, मतलब एम्प्लॉय कहने लगेगा कि ऐसा स्टैंडर्ड दे दिया गया है तो इसको हम प्रैक्टिकली संभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए ये ध्यान में रखना है कि ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमको स्टैंडर्ड सेट करना है। हमारा जो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाए। तो बच्चों आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे की बात बताएंगे कि कितने तरह से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को कर सकते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।